नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं। 5 वीडियो हमने इससे पहले पढ़ लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप पहले उन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपके दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांस की क्रांति, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, जो फ्रांस की क्रांति है, उसमें दास प्रथा का जो उन्मूलन है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। ये इससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार दास प्रथा के बारे में देख लेते हैं। दास प्रथा, देखो जो दास प्रथा है, दास प्रथा यूरोप में, यूरोप दास प्रथा जो है वो यूरोप में हम दास प्रथा को देखते हैं। देखिए, जो दास प्रथा है ये यूरोप में लंबे समय से ही चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है। ठीक है, अगर इसकी ख़त्म करने की बात करें हम कि सर्वप्रथम ये ख़त्म किसने की थी, तो हम देखते हैं कि जो नेशनल कन्वेंशन है या जो राष्ट्रीय सम्मेलन जो आपके कब तक था राष्ट्रीय सम्मेलन, 1792 से 1795 के बीच आपके राष्ट्रीय सम्मेलन का टाइम पीरियड रहा था। हमने इससे पहले जो वीडियो देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपके समझ में आएगा। तो जो नेशनल कन्वेंशन है या जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसका जो टाइम पीरियड था वो 1902 से 95 तक था, 1795 तक था। ठीक है, इस दौरान राष्ट्रीय सम्मेलन का टाइम पीरियड था और इसमें जो जैकोबियन क्लब के जो प्रमुख नेता थे, रॉब्सपियर ने क्या किया, 1794 में इसका अबोलिशन कर दिया। इस जो 1794 में जो दास प्रथा है ये समाप्त कर दी, दास प्रथा समाप्त कर दी। लेकिन क्या होता है कि वापस से फिर जो नेपोलियन थे, नेपोलियन ने इसको अप्रैल 1802 में जो नेपोलियन है वापस से जो दास प्रथा है वो लेके आता है और फाइनली जो दास प्रथा है वो आपके 1848 में समाप्त हो जाती है। तो ये दास प्रथा का एक फ्रांस में जो दास प्रथा थी उसके बारे में ये एक आपके सामने मैंने प्रारूप रखा है, खाका रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो, जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जैकोबियन शासन के दौरान जो आपके दास प्रथा थी उसकी समाप्त कर दिया गया था। लेकिन कैरिबियाई उपनिवेश जो फ्रांस के कैरिबियाई जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर जो उपनिवेश थे, जैसे मोर्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो, यहाँ पर ये तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। देखो, यहाँ पर जो दास थे उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी या मजदूर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। ठीक है, इस कमी को पूरा अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। देखो, जो यूरोपीय लोग थे वो अनिच्छुक होते थे कि बाहर जाए और वहाँ पर वो लोग काम करें। तो इसकी आपूर्ति करने के लिए इन लोगों ने देखिए क्या किया, ये लोग अफ्रीका से दासों को ले जाने लग गए। देखिए, यहाँ से जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, यहाँ से अफ्रीका से ये दासों को ले जाने लगे। और ये देखो सेंट डोमिनिगो और ये वाला जो एरिया है, इन एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा इनकी चाय, काफ़ी और नील के बागान हुआ करते थे। तो ये लोगों को यहाँ पे ले जाते थे। ये आपके अटलांटिक ओशियन है और ये आपकी यूरोप वाला है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये आपके नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। तो ये इस वाले जो एरियाज़ में थे ना, यहाँ पर ये क्या करवाते थे, इनसे दासों से खेती करवाते थे। एक बार ये देख लीजिए, यूरोप के इस नांस बंदरगाह से जहाज जाते थे और यहाँ से दासों को ले जाके वापस कहाँ लेके जाते थे, यहाँ पर दासों को छोड़ते थे और यहाँ पर काम वगैरह करवाते थे ये लोग। और ये जो टोबैको और कॉफ़ी वगैरह यहाँ से वापस यूरोप लाते थे। ठीक है, एक और
ये देखिए, ये देख सकते हो आप, एक और मैप देखिए, ये अफ्रीका से किस तरीके से जो दास थे इस साइड में आते थे, ठीक है, और कुछ इस यूरोप में भी लेके जाते थे ये लोग। तो ये दास प्रथा थी। दास आपको पता ही है क्या होता है, अपने जो ज़मींदार है या ज़मींदार वगैरह लोगों से ये लोग ख़रीद लेते थे यूरोप के यहाँ पर जाके। अब देखिए, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। देखिए, ये जो तट है ये नांत से यहाँ से कहाँ ले जाते थे, अफ्रीका अपना जहाज ले जाते थे इस जगह से। एक बार और अच्छे से देखो आप, ये यहाँ से जहाज ले जाते थे, ये जहाज यहाँ से ले जाते थे और यहाँ पर क्या खरीदते थे, ये आपके दासों को खरीदते थे। अब देखिए, जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, जो यहाँ के स्थानीय जो सरदार हुआ करते थे उनसे ये दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। देखो, जो ये लोग थे अटलांटिक महासागर, ये यहाँ से इस एरिया से ले जाते थे, और ये जो कैरिबियाई कंट्रीज़ कहलाती हैं, ये सारी कंट्रीज़ क्या है, कैरिबियाई कंट्रीज़ कहलाती है, ये वेस्ट इंडीज़ या कैरिबियाई कंट्रीज़। और यहाँ पर इनको ले जाया जाता था, यहाँ से इनको ले जाया जाता था, और लगभग 3 माह का समय लगता था इसमें। कितना टाइम लगता था, 3 महीने का समय इसमें लगता था, और लगभग 3 माह के बाद यहाँ पर पहुँचाया जाता था। और इनको जैसे हथकड़ियाँ वगैरह लगा के बहुत बुरी तरीके से लेके जाते थे, इनको दाग दिया जाता था, कभी कभी बहुत बुरी कंडीशन थी दासों की उस टाइम पे भी। तो वहाँ उन्हें यूरोपीय बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। देखो, यहाँ पर इस प्रकार से जो दास व्यापार हुआ करता था ना, इसके कारण यहाँ पर जो बंदरगाह थे ना, वो बड़े बड़े नगर में कन्वर्ट हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको बताया कि किस प्रकार दास व्यापार हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के बेस से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। देखो, नेशनल जो असेंबली है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस प्रकार से जो फ्रांस में जो क्रोनोलॉजी रही, टाइम पीरियड रहा। देखिए, फ्रांस जो 1791 से 92 तक जो नेशनल असेंबली है उसके द्वारा शासन किया गया था। हालांकि इस 1789 में ही इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन इस टाइम पर इसने कानून वगैरह भी ये कानून वगैरह बना रही थी, संविधान बना रही थी। तो इसके 2 चरण माने जाते हैं। एक तो चरण होता है आपके 1789 से 91 तक, और दूसरा ये सेकंड चरण। तो इसने कभी भी ये कानून नहीं लेके आए, क्योंकि ये जो सेठ वगैरह थे उनके डर से उनका डर था कि कहीं फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बाद में, लेकिन जो आपके जेकोबियन क्लब का जो टाइम पीरियड आया, आपके राष्ट्रीय सम्मेलन का जब टाइम पीरियड आया, तो उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय सम्मेलन के टाइम पर इन्होंने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था, और वापस से जो 1802 में नेपोलियन लेके आया था, और वापस आपके 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके टाइम पर इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो लेकिन अंततः 1794 में नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए निग्रो जनजाति के जो लोग थे वो गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन आपके हुआ था 1848 में, जब आपके क्रांति हुई थी, लास्ट क्रांति मानी जाती है फ्रांस में ये। तो इस टाइम पर आपके जो दास प्रथा है उसकी समाप्ति हुई। देखो, निग्रो लोग अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है ना, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे। ये अपमानजनक शब्द था इनके लिए, जिन्हें प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब मतलब इसको प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता
हैं, पहले इसको खूब इस्तेमाल किया जाता था। तो ये आप देखिए किस प्रकार से यूरोप के जो लोग थे यहाँ से फ्रांस से जाते थे और यहाँ से दास ले जाते थे अपने उपनिवेशों में। ठीक है, ये आप और भी एक बार और चित्र देख सकते हो, पहुँच करके देख लीजिए आप इनको। ये देखिए, ये नाथ बंदरगाह है, यहाँ से जहाज जाते थे, यहाँ से भर के यहाँ ले जाते थे इनको। देखिए, और ये देखो किस प्रकार कितने ज़्यादा यहाँ पर दास प्रथा प्रचलित थी। ये देखिए आप। अब देखेंगे हम क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। देखो, क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। क्रांति के बाद क्या हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के जो पुरुष, महिलाएं और जो बच्चे थे उनके जीवन में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रांस की क्रांति में, कि आदर्शों को रोजाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखिए। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था सेंसरशिप की समाप्ति। देखो, सेंसरशिप की समाप्ति, सेंसरशिप की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, जो नेशनल असेंबली वो सेंसरशिप जो थी उसको ख़त्म कर दी जाती है। अब मतलब जो आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब आप किताब में कुछ भी लिख सकते हो तो किताबें लिख सकते हो। इसके अलावा आप अखबार निकाल सकते हो, अपने अनुसार लिख सकते हो अखबार में। आप जो वहाँ पर जो प्रचलित सामाजिक व्यवस्था है या वहाँ पर की जो कानूनी व्यवस्था है उनके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या था कि आपको अगर कुछ भी लिखना था ना तो राजा के द्वारा एक सेंसरशिप बिठाया जाता था और उसके अप्रूवल के बाद ही आप लिख सकते थे। तो जैसे ही सेंसरशिप समाप्त हो गया तो इसके बाद बहुत ज़्यादा अखबार निकलने लग गए, बहुत ज़्यादा किताबें वहाँ पर छपने लग गई। और जो फ्रांस में जो घटनाएं घट रही थी घटित हो रही थी वो ग्रामीण एरियाज तक भी पहुँचने लग जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां किताब, अखबार, नाटक को राजा के द्वारा सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। देखो, राजा के द्वारा ही, राजा जब तक अप्रूवल नहीं देता था तब तक आप उसको क्या नहीं कर सकते थे, मंचित नहीं कर सकते थे। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक अधिकार है, ये आपका जन्मजात अधिकार है। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार या आपका जन्मजात अधिकार मान लिया गया, घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वो तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। देखो, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्र पत्रिकाएँ और बहुत ज़्यादा क्या छपने लग जाती है, अखबार छपने लग जाते हैं। और जो यहाँ पर जो घटनाएँ घटित हो रही थी वो कहाँ तक पहुँचने लग जाती है, फ्रांस से के जो शहर थे वहाँ से गांव में भी ये पहुँचने लग जाती है। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा, उन पर टिप्पणियां होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। अब आप मतलब विरोध, आप अगर आपको वो जो घटनाएं घटित हो रही थी उनके बारे में आपके विरोधी विचार भी प्रकट कर सकते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, राजा के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते थे। तो ये एक सेंसरशिप की वजह से बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ, यहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। ठीक है, नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। अब क्या हुआ, किताबें पहले कुछ लोगों तक ही सीमित था, लेकिन अब वाइड स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर जो उनके विचार थे उनको फैलाया जाने लगा। और बहुत ही ज़्यादा फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा जो स्वतंत्रता और जो समानता समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व आदि के विचारों को बहुत लार्ज स्केल पर फैलाया जाने लगा अब। ठीक है, ये देखो एक चित्र भी दे रखा है यहाँ पर।
आगे देखिए, ये महाराज जनता को संबोधित कर रहा है। अब देखिए सारांश क्या कर, एक बार सारांश देख लेते हैं इसका। पूरा चैप्टर हो गया अपने। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। हालांकि इससे पहले भी ये 1799 से ही ये बहुत ज़्यादा जो डायरेक्टरी थी उसमें बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव इसने जमा लिया था। पड़ोस के यूरोपियन देशों की विजय यात्रा शुरू की। अब ये पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। पुराने राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए, उनकी भागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। देखो, इसने जो यूरोप की जो बाकी की जो कंट्रीज़ थी ना, वहाँ से राजतंत्रों को हटा दिया और अपने जो सगे संबंधी थे उनको क्या देने लग गया, ये वहाँ का शासन की जो भागडोर थी, अपना जो शासन जो अपने परिवार वालों को ही राजा बनाने लग गया वहाँ पे। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक प्रणाली चलाई। देखो, अब इसने जो संपत्ति का अधिकार है वो लागू कर दिया है ना, और आपके नापतोल का एक एकीकृत पैमाना चलाया। पहले बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे यूनिट्स हुआ करते थे, अलग अलग जगह पर अलग माप की अलग अलग व्यवस्था थी। तो इसने क्या किया, सबको एक एकीकृत माप व्यवस्था सिस्टम लागू कर दिया। शुरू में बहुत सारे लोग नेपोलियन को मुक्तिदाता समझते थे और उसे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उनकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे और आखिरकार 1815 में वोटरलू की लड़ाई में जो नेपोलियन है वो हार जाता है। देखो, जो रूस, इंग्लैंड है ना, प्रूसिया, जो बाद में जर्मनी का नेतृत्व करती है, इनकी सेनाओं ने मिलकर किसको हरा दिया, वोटरलू के जो लड़ाई हुई थी 1815 में, उसमें नेपोलियन को हरा दिया। और जो वोटरलू है वो प्रेजेंट पे आपके कहाँ पे है, बेल्जियम में स्थित है। कहाँ पे, बेल्जियम में स्थित है वोटरलू, याद रखना। कहाँ पर हराया था नेपोलियन को, ठीक है। और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी बाद सामने आया, ठीक है। ये था। अब देखिए आगे, देखिए थोड़ा सा और बचा है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने को विचार मिले यहाँ से, और केवल यूरोप को ही नहीं, पूरी दुनिया को ये विचार दिए फ्रांसीसी क्रांति ने। स्वतंत्रता जैसे, समानता जैसे विचार, ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था है, सामंत क्या होते हैं, देखिए सामंती व्यवस्था क्या होती है, एक राजा होता है, ठीक है, ये राजा है और इसके नीचे बहुत सारे सामंत हुआ करते थे, और इसके बाद ये सारी नीचे जनता होती थी। तो बाकी की जो डील होती थी ना, जो लोगों से डील करते थे, वो ये सामंत लोग किया करते थे, ठीक है। जैसे टैक्स वगैरह वसूलना, और सेना रखते थे, तो ये राजा को ऊपर अगर कहीं युद्ध करना है तो उसको राजा को जो सेना थी वो भी प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। तो सामंती व्यवस्था को भी अबोलिश कर दिया था, क्योंकि ये जो सामंत थे लोगों को पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, और अत्याचार के साथ साथ ये लोग इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह भी इम्पोज कर देते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा देते थे। अब देखिए, औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले तो ठोस उदाहरण थे। देखो, भारत में अगर बात करें कि जो फ्रांस की क्रांति से जिन्होंने प्रेरणा ली, एक तो टीपू सुल्तान आपको पता है, और एक राजा राम मोहन राय, इन दोनों जो फ्रांस की क्रांति है इससे बहुत ज़्यादा क्या ली, प्रेरणा ली। और ये देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में एक बॉक्स में दे रखा है। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धारा दी। देखो, 1813 में हुई थी, जो आपके लिबरल्स वगैरह थे उन्होंने क्रांति की थी फ्रांस में 1830 में, के बारे में जानने के बाद वो किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वो जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झुंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए। ये आपके नोट दे रखा था, और ये आपका आज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे पहले के वीडियो ज़रूर देख लें। थैंक यू।